Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to ISF Academy. I am your course instructor Dr. Zainul Abidin, having PhD in Human Nutrition and Dietetics. So as you people know that we have started the course of vitamins and minerals in detail. So in the previous lectures we were talking about the vitamin B1, vitamin B2, B3 as well as B5. So in this lecture we shall talk about the vitamin B6. तो अगर आप विटामिन B6 की बात करते हैं तो विटामिन B6 भी आप कह लें कि उतना इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपके पास बाकी वाटर सॉल्युबल या आपके पास जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। विटामिन B6 की आप बात करते हैं तो सून आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ अदर विटामिन्स लाइक B1 और पर्टिकुलरली B2 राइबोफ्लेविन, सून इट वाज रियलाइज्ड कि कोई और ऐसा फैक्टर है कि जो आप कह लें कि डर्माटाइटिस के अगेंस्ट जो है एज अ क्योर के तौर पे आप कह लें कि एक्ट करता है। बेसिकली जो आपके पास विटामिन B6 आता है आप इसको कहते हैं पायरिडॉक्सिन, मतलब विटामिन B6 कह लें या जो इसका दूसरा नाम है आप इसे पायरिडॉक्सिन भी कह सकते हैं। अगर आप इसका ओवरव्यू लें तो जैसे आप जानते हैं कि जो डर्माटाइटिस है ये आपकी स्किन की इन्फ्लेमेशन को बोलते हैं, तो विटामिन B6 जो है ये डर्माटाइटिस को भी क्योर करता है। एंड अगर फर्दर मोर अगर आप इसकी आइसोलेशन की बात करते हैं या अगर आप इसकी सिंथेसिस की बात करते हैं तो इन आप कह लें कि 19 जो है 36 के अंदर दो साइंटिस्ट थे नेम्ड एज बिर्च एंड गयोर्गी। बिर्च एंड गयोर्गी जो थे इन्होंने विटामिन B6 को कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने आप कह लें कि इसकी डिस्कवरी की और 1950s के अंदर आप कह लें कि जो विटामिन B6 का है इसको आइसोलेट किया गया या इसकी सिंथेसिस के ऊपर काम किया गया। इससे हटकर 1950s तक जो न्यूबॉर्न इन्फेंट्स हैं उनके अंदर एक चीज़ को नोटिस किया गया कि न्यूबॉर्न इन्फेंट्स के अंदर एक तो कन्वल्जन्स हो रही थी और दूसरा ये था कि उनके हार्ट का जो ECG है जिसे आप इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम बोलते हैं वो एबनॉर्मल आ रहा था। तो 1950s के अंदर इस चीज़ को भी फाउंड किया गया कि जो आपका विटामिन B6 है ये एज एन इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन या क्योर के तौर पर एक्ट करता है और इन्फेंट्स के अंदर पर्टिकुलरली एबनॉर्मल इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम ECG और जो कन्वल्जन्स है इसकी एज अ प्रिवेंशन के तौर पर आप कह लें कि ये एक्ट करता है। फर्दर मोर अगर आप बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द केमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू तो जो विटामिन B6 है ये मेजर 3 फॉर्म्स के अंदर आप कह लें कि एग्जिस्ट करता है। अगर आप स्ट्रक्चर के लिहाज से भी बात करते हैं तो इसकी 3 आप कह लें कि डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे पायरिडॉक्सल है, पायरिडॉक्सामाइन है और पायरिडॉक्सिन है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहली जो इसकी फॉर्म है वो डॉक्सल है। डॉक्सल मीन्स कि ये इसकी एल्डिहाइड फॉर्म है, ठीक है, स्ट्रक्चर के लिहाज से। और इसी तरीके से जैसे पायरिडॉक्सामाइन है, अमाइन मीन्स कि इसके साथ कोई ना कोई NH2 या जो आपका नाइट्रोजन ग्रुप है वो अटैच है जिसकी वजह से आपने इसे पायरिडॉक्सामाइन कहा है। इसकी जो तीसरी फॉर्म है जिसको आप पायरिडॉक्सिन कहते हैं या इस फॉर्म से ये ज़्यादातर विटामिन B6 जाना जाता है तो ये इसकी अल्कोहल फॉर्म है। तो 3 मेजर फॉर्म्स हुई, एल्डिहाइड फॉर्म, एमाइन फॉर्म, अल्कोहल फॉर्म, जिसको आपने डॉक्सल, डॉक्सामाइन और डॉक्सिन कहा। फर्दर मोर अगर आप इसकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो विटामिन B6 आपके पास एक ऐसा विटामिन है
you people will be astonished that it acts as a coenzyme for more than 60 decarboxylation and transamination reactions। कि आपके जिस्म के अंदर जो 60 डीकार्बोक्साइलेशन और ट्रांसएमिनेशन के रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उन 60 रिएक्शंस के लिए आप कह लें कि जो आपका B6 है ये एज एन कोएंजाइम के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट आप कह लें कि अगर आप इसके रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस की बात करते हैं तो अगर तो एडल्ट मेन हैं तो उनको रिक्वायर है 1.3 से 1.7 मिलीग्राम पर डे के लिहाज से, और अगर इसी तरीके से विमेन है तो उनको रिक्वायर है 1.3 टू 1.5 मिलीग्राम पर डे। फर्दर मोर अगर आप इसकी एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं या ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो जो आपका विटामिन B6 है बेसिकली ये अगर आप इसकी एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो ये आपकी बॉडी के अंदर विद द हेल्प ऑफ द पैसिव मींस और द पैसिव डिफ्यूजन ये आप कह लें कि एब्जॉर्ब हो रहा होता है। इससे हटकर अगर आप इसकी ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो आप कह लें कि ये लिवर के थ्रू आप कह लें कि ट्रांसपोर्ट होता है, और इसके लिए आप कह लें कि जो पोर्टल वेन है इसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये मौजूद होती है। फर्दर मोर अगर आप इसकी ट्रांसपोर्टेशन के मैकेनिज़्म को देखना चाहते हैं तो सो एज यू पीपल कैन सी हियर कि लिवर के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो आपका विटामिन B6 है इसकी फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म होती है। फॉस्फोराइलेटेड मींस कि इसके साथ कोई ना कोई जो फॉस्फेट ग्रुप है वो अटैच होता है और इसकी फॉस्फोराइलेशन हो रही होती है, जिसकी वजह से आपने कहा है कि फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म जो लिवर के अंदर मौजूद है जिसे आप PLP भी कहते हैं, पायरीडॉक्सल फॉस्फेट, और जो PLP या पायरीडॉक्सल फॉस्फेट है इट इज़ द एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन B6। अब जो आपकी बेसिकली PLP है ये आप कह लें कि जनरल ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ये आपकी रिलीज़ होगी, वहाँ पर आप कह लें कि ये एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करेगी, इसकी बाइंडिंग होगी और वहाँ से आप कह लें कि ये आपकी बॉडी के अंदर आप कह लें कि ये फ्रीली जो है ये ट्रांसपोर्ट करेगी या मूव करेगी। अगर आप इसके स्टोरेज के लिहाज से बात करते हैं तो जो विटामिन B6 का अच्छा स्टोर है वो आपके मसल के टिश्यूज़ हैं, और एक्सक्रीशन के लिहाज से अगर आप बात करते हैं तो जो विटामिन B6 है ये एक्सक्रीट होता है आपके यूरिन के अंदर। अभी तक आपने जितने भी विटामिन्स पढ़े हैं आप कह लें कि जो आपके पास विटामिन B6 है ये फंक्शंस के लिहाज से कंपैरेटिवली बाकी विटामिन से आप कह लें कि बहुत ज़्यादा आप कह लें कि इम्पॉर्टेंट है और बायोलॉजिकल इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। 5 आप कह लें कि इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के अंदर। अब आपको पता है कि आपके एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं या नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, जैसे ख़ास करके आपका ट्रिप्टोफान है तो इसके मेटाबॉलिज्म के अंदर या उसको मेटाबोलाइज आप कह लें कि करवाने के अंदर विटामिन B6 का एज एन एसेंशियलिटी के तौर पर रोल है। हीम सिंथेसिस, हीम से आप जान सकते हैं कि जो आयरन की आप कह लें कि सिंथेसिस है या आयरन को सिंथेसाइज करवाना है बॉडी के अंदर, और अगर आयरन आपको पता सिंथेसाइज ना हो तो डिफरेंट किस्म के एनीमियाज या जो ब्लड रिलेटेड एलिमेंट्स हैं वो आप कह लें कि नोटिस में आती हैं। तो ये आप कह लें कि आयरन को भी सिंथेसाइज करवाता है और एज एन हीम के तौर पे भी इसका रोल है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के अंदर इसकी बात करते हैं विटामिन B6 की, तो बेसिकली जो विटामिन B6 है ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के अंदर एज अ पार्ट ऑफ कोएंजाइम प्ले करता है, या वो एंजाइम बेसिकली जो आप कह लें कि ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन करवाता है, उस एंजाइम का एज अ पार्ट के तौर पे जो आपका विटामिन B6 है ये रोल प्ले करवाता है, और इस पूरे प्रोसेस को आप बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस, दैट ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लाइकोजन इनटू द ग्लूकोज,
और इसके मेटाबॉलिज्म के लिए भी आप कह लें कि B6 जो है ये इम्पॉर्टेंट है। लास्ट 2 जो इसके फंक्शंस हैं बायोलॉजिकली दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, हाउ दैट इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स। Particularly you people can take example of the norepinephrine, dopamine, histamine, आप कह लें कि जो हिस्टामीन है, और इसके अलावा आप कह लें कि बहुत सारे ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं कि जो आपके मूड को बेहतर करते हैं, हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो उन सारे आप कह लें कि उनकी जो सिंथेसिस है वो B6 के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। लास्ट आप कह लें जो इसका फंक्शन है कि ये विटामिन की फॉर्मेशन के अंदर कैसे हेल्प करेगा, तो जो आपका अमाइनो एसिड है जिसको आप ट्रिप्टोफान कहते हैं, उस ट्रिप्टोफान की जो कन्वर्जन है ये आगे करवाएगा नियासिन के अंदर, कि जिसको आप विटामिन B3 के नाम से जो है वो जानते हैं। अगर आप इसके फूड सोर्सेज की बात करते हैं तो इसमें जो अच्छा सोर्स है वो आपकी जैसे फ़िश है, इसके अंदर से भी आप सालमन की एग्जांपल ले लें, सार्डीन्स की ले लें, ट्यूना की आप एग्जांपल ले सकते हैं। पोल्ट्री अच्छा सोर्स है। नट्स आपके पास तरह तरह के मौजूद है, जैसे आपके पास पीनट्स हैं। लेग्यूम्स के अंदर आपके पास डिफरेंट किस्म की दालें हैं, ड्राइड आपके पास बीन्स हैं, इसी तरीके से पोटैटोज़ हैं, और आपके जो राइपन्ड बनानाज हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी द रिचेस्ट और द सिग्निफिकेंट सोर्सेज ऑफ द विटामिन B6। फर्दर मोर अगर आप इसकी डेफिशिएंसी की बात करते हैं तो अगर जो विटामिन B6 है ये डेफिशिएंट हो जाए तो जैसे आपने पढ़ा है कि इसके ये सारे इंपॉर्टेंट आप कह लें कि बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं, तो जो विटामिन B6 है अगर ये डेफिशिएंट हो जाए तो इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कन्वल्जन्स की, आपकी जो आप कह लें कि आपके ब्रेन की जो कॉग्निटिव परफॉर्मेंस है इट विल बी सीवियरली अफेक्टेड। और अगर आयरन सिंथेसाइज नहीं होगा जैसे आपने इसके दूसरे फंक्शन के अंदर पढ़ा हीम में, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि जो आपको ब्लड एलिमेंट्स हैं वो ना लगें, ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया या तरह तरह की आप कह लें कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखने में आई हैं। और अगर इसके ना होने की वजह से नायासिन नहीं बनेगा तो फिर डर्माटाइटिस भी होगा, डिफरेंट किस्म के आप कह लें कि जो स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम्स हैं वो भी आप कह लें कि देखने में आई हैं, पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ इन्फेंट्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि 1950 के अंदर इसको एज अ क्योर के तौर पर जाना गया था कि अगर बच्चों के अंदर एबनॉर्मल इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम जिसे आप ECG कहते हैं या कन्वल्जन्स को आप कह लें कि देखा गया था, और अगर विटामिन B6 इनअप्रोप्रिएट हो जाए तो ये दोनों जो आपकी कह लें कि डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स के तौर पर अपीयर हो सकते हैं। अगर आप इसकी टॉक्सिसिटी की बात करते हैं तो नॉर्मल RDS मैं आपको बता चुका हूं, अगर आप एक दिन के अंदर 2 ग्राम्स पर डे के लिहाज से विटामिन B6 को कंज्यूम करते हैं ईदर फ्रॉम योर डाइट, फूड और सम सॉर्ट ऑफ द सप्लीमेंट्स, तो देयर आर चांसेस कि विटामिन B6 it can become a toxic in your bodies as well. The most important precaution regarding the vitamin B6 is that if you people are taking some sort of the drugs or the medications, then there is a need that you have to see that either the vitamin B6 it interacts with the drugs or the not. You people can take example of the anti-tuberculosis, anti-narcotics, antihistamines. So if you people are taking some sort of the drugs, then there is a need that according to the dietary prescription of the doctor use the medications along with the vitamin B6. So it was all about vitamin B6. Hope you guys have understand and you people can take the screenshot as well. Thank you.